शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने शब्द रचना को जो जितना भाग पढ़ लिया है उसमें हम विकारी अविकारी का अध्ययन कर रहे थे। विकारी शब्द को मैंने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको क्रम से एक एक पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 19 पार्ट 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज ही के क्रम में इसका 21वां पार्ट होगा। देखिए, हिंदी आपको आरंभ से पढ़ाई गई है। जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, चाहे किसी भी स्टेट लेवल की आप एग्जाम दें जहाँ पे हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जितने भी हिंदी के अध्यायों को पढ़ेंगे उनमें से शब्द रचना जो टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। ठीक है, वैसे आपको पूरी कंप्लीट समान हिंदी बताई जाएगी, साहित्य को अलग से भी आपको बताया जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वर्णमाला, संज्ञा, संधि, ये सारी चीजें, संधि से लेके वर्णमाला, शब्द रचना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से एक एक करके क्रम करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 21 का। हम वाच्य का अध्ययन कर रहे थे। वाच्य क्या होता है मैंने आपको बताया था। वाच्य वाणी या कथन को ही वाच्य कहते हैं, मतलब अभिव्यक्त कर, अगर वक्ता किसी चीज को अभिव्यक्त कर रहा है तो वह उसके तरीके पे निर्भर है, किस तरीके का वह प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसी को वाच्य कहते हैं, मतलब किस तरीके से वो भावार्थ को अपने अभिव्यक्त कर रहा है, वही वाच्य होता है। सामान्य शब्दों में आप यही समझिएगा, अगर कोई वक्ता किसी चीज को अभिव्यक्त कर रहा है तो वो किस भाव में कर रहा है, वही वाच्य है। इसीलिए वाच्य को वाणी या कथन कहा जाता है, मतलब कहा गया कथन। ठीक है, तो वाच्य को हमने बताया था सिंपल शब्दों में, आप इसको जानते होंगे। इसके पहले के पार्ट में सारी चीजें बता दी गई हैं, बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले के पार्ट अवश्य देखते चलिएगा, अगर आप एक क्रम से देखेंगे तो बेहतर समझ में आता है। ठीक है, तो वाच्य में 3 प्रकार थे, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तरीवाच्य कर्मवाच्य खत्म हो चुका है, आज आपका वाच्य में भाववाच्य चलेगा। ठीक है, कर्तवाच्य में मैंने बताया था कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया सकर्मक होती है, मतलब क्रिया सकर्मक में कर्म उसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, विभक्ति बीच में नहीं रहती। आज जो होगा वो भाववाच्य होगा। देखिएगा, ये वाच्य का लास्ट है प्रकार है भाववाच्य। भाववाच्य होता क्या है, जब कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य में हो गया, कर्म प्रधान कर्मवाच्य में हो गया, तो भाववाच्य जो होता है इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है। ठीक है, मतलब यह ना तो कर्ता प्रधान होगा ना ही कर्म प्रधान होगा, वहां भाववाच्य होता है। ठीक है, तो अन्य पुरुष एक वचन में इसकी क्रियाएं चलती हैं, भाववाच्य की अन्य पुरुष एक वचन में। ठीक, तो इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। इसकी जो क्रिया होती है वह अकर्मक होती है, मतलब क्रिया में कर्म जुड़ा नहीं रहता। कर्म तो रहेगा लेकिन वो प्रधान तौर पे नहीं रहेगा। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो प्रधान तरीके से नहीं होगा, ना तो कर्ता प्रधान होगा ना ही कर्म प्रधान होगा। ठीक है, इसकी क्रिया तब क्या होगी, जब कर्म भी प्रधान नहीं है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। देखिए, भाववाच्य और कर्मवाच्य में यही मुख्य अंतर है कि कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया लिया होता है, भाववाच्य अकर्मक क्रिया लिया होता है। ठीक है, इसी से आप कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानेंगे, मूल अंतर यही होता है। ठीक है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य अधिकतर निषेधात्मक होता है, मतलब भाववाच्य के जो भी अधिक उदाहरण मिलेंगे वह अधिकतर नकारात्मक शब्दों से जुड़े होंगे, मतलब नहीं का अधिक प्रयोग हुआ होगा भाववाच्य में। ठीक है, तो ये तीनों की पॉइंट है, शॉर्ट में आप इन्हें समझिएगा। ना तो इसमें कर्ता ना ही कर्म प्रधान होता है, क्रिया अकर्मक होती है, यह वाक्य अधिकतर निषेधात्मक मतलब नकारात्मक होता है, वहां पे भाववाच्य। जैसे उदाहरणों के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। अगर यही देखिए, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ पे ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, यहाँ पे क्रिया अन्य पुरुष में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे नकारात्मक शब्दों को देखेंगे, और यह जो वाक्य है पूरा, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, भाववाच्य।
अगर इसी शब्द को हम हटा दे, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यह कर्मवाच्य में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ी जाती है, क्रिया क्या है, सकर्मक हो जाएगी। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती मतलब यहाँ पे कर्म भी नहीं है, अकर्मक क्रिया लिए हुए, तो ये क्या होगा, भाववाच्य होगा। मोहन से दौड़ा भी नहीं जाता है, मोहन से दौड़ा भी नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए कर्ता भी जरूर है कर्ता, लेकिन वो प्रधान तरीके से यहाँ पे कोई रोल नहीं कर रहा है, मतलब अप्रधान है। कर्म भी अप्रधान है, और यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव है, तो न तो कर्ता ना ही कर्म प्रधान है, नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। अगर कह दें मोहन से दौड़ा भी जाता है, मोहन से दौड़ा जाता है, तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन मोहन से दौड़ा भी नहीं जाता है, यह भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, बालक के द्वारा हंसा भी नहीं जाता है, यह भी भाववाच्य होगा। मुझसे शोर में पढ़ा नहीं जाता है, यह भी भाववाच्य होगा। बच्चे से खूब खिलखिलाया गया, देखिए यहाँ निषेधात्मक नहीं है, मैंने कहा अधिकतर निषेधात्मक होती, जरूरी नहीं सब नकारात्मक ही हो। बच्चे से खूब खिलखिलाया गया, ये भी भाववाच्य है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया है, और हरियाली छाई है, देखिए यह भी अब इस वाक्य को पढ़ेंगे तो खुद ही भाववाच्य का आपको उल्लेख होगा। ठीक है, उसका जीवन अच्छा है, ये भी भाववाच्य है। मोर से ऊंचा उड़ा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। ठीक है, तो इसमें ना तो कर्ता ना ही कर्म प्रधान होगा, अन्य पुरुष एक वचन में क्रियाएं चलती हैं अधिकतर भाववाच्य में। मुख्य रूप से जो आप कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर पाएंगे वह सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य की होती है, अकर्मक क्रिया भाववाच्य की होती है। ठीक है, और भाववाच्य अधिकतर आपको निषेधात्मक मिलती हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप भाववाच्य को समझिएगा, मैं उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आएगा। अभी ये जो कर्तृवाच्य मैंने पूरा आपको बता दिया, कर्मवाच्य मैंने आपको पूरा बता दिया, और भाववाच्य जो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं इन दोनों को रिलेट करके बता दूं आपको, कर्तवाच्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है, तो और थोड़ा सा बेहतर पहचान पाएंगे। बाकी आपको और उदाहरणों के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी तो और आपको कंफर्म होता जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वाच्य के तीनों प्रकार यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में क्या अंतर है, कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या अंतर। देखिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर जान लीजिएगा, साधारण सा अंतर है। इसे जानेंगे तो आप उदाहरणों को बेहतर समझ पाएंगे, कौन सा कर्मवाच्य में है कौन सा भाववाच्य में। ठीक है, देखिए ये चीजें आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा से एक फॉर्म में लिख दिया है, जिससे आप अलग से अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में क्या होता है, कर्ता अप्रधान होता है। मतलब कर्मवाच्य होगा और भाववाच्य होगा, दोनों आपको कर्ता अप्रधान मिलेगा। कर्मवाच्य में आपको सकर्मक क्रिया मिलेगी और भाववाच्य में आपको अकर्मक क्रिया मिलेगी। ठीक है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी जबकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, भाववाच्य आप जानते हैं अधिकतर क्या होता है, निषेधात्मक होता है। यदि भाववाच्य में कर्म है तो वह क्रिया से किसी न किसी विभक्ति या नहीं के द्वारा अलग होगा, ये रूल नहीं है। इसे तीसरे पॉइंट को आप नियम न समझिएगा, ये केवल पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो यदि आपको भाववाच्य में कर्म मिलता है तो वह किसी न किसी विभक्ति से या नहीं से अलग होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वह वाक्य भाववाच्य होगा। इससे आप अधिकतर उदाहरणों को कंफर्म कर पाएंगे। जबकि कर्मवाच्य में क्रिया और कर्म में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। ऐसे आप कर्मवाच्य और भाववाच्य को अलग अलग समझ पाएंगे। ठीक, यदि भाववाच्य में कर्म है तो वह किसी विभक्ति से क्रिया से अलग होगा, मतलब कर्म और क्रिया के बीच में कोई विभक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं रहेगा। ठीक है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया और कर्म में सीधा संबंध होता है। इसे आप पहचानने का एक तरीका मान सकते हैं। ठीक है, भाववाच्य अधिकतर निषेधात्मक होता है, रूल के ही अनुसार है, अधिकतर निषेधात्मक होता है, जरूरी नहीं कि नकारात्मक ही हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि अधिकतर निषेधात्मक भाववाच्य होता है। ठीक है, तो यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में सामान्य से अंतर थे, जिन्हें आप समझ लीजिएगा। और जितने उदाहरण मैंने आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य से रिलेटेड बताए, उन सबसे कोरिलेट करके इसे देखिएगा। ठीक है, एक और आपको बचता है कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। देखिएगा, अगर कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर हम स्पष्ट करें तो जिस तरीके से हमने कर्तवाच्य में बताया कि यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, उसी तरीके से इन अंतरों को भी आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप कर्तवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखेंगे। ठीक है, अर्थात कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। जब आप कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हैं
तो जो क्रिया होगी वह कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, उसके पहले तो कर्तृवाच था तो वहां कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार थी, लेकिन जैसे ही वो कर्मवाच में परिवर्तित होगी तो कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है कर्तृवाच के साथ लगी विभक्ति हटा देते हैं और कर्ता कारक में करण के चिन्ह से या के द्वारा को जोड़ते हैं। मतलब जब आप कर्तृवाच से कर्मवाच में जाएंगे तो वहां से या के द्वारा लग जाएगा। ठीक है, मोहन खाता है, मोहन के द्वारा खाया गया। ठीक है, इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। मतलब यदि कर्तृवाच के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है और कर्ता कारक में करण के चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो कर्ता कारक होता है उसके साथ से या के द्वारा लगेगा, कब? जब हम कर्तृवाच से कर्मवाच में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, कर्म का चिन्ह, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। मतलब कर्म चिन्ह रहित होगा, कर्म के साथ कोई प्रसंग हो तो उसे हम हटा देते हैं। मतलब कर्म चिन्ह रहित होता है, उसके साथ कोई लगा प्रसंग भी हट जाएगा। तो यह कर्तृवाच से कर्मवाच में परिवर्तित करने का एक तरीका है। यहाँ पे अंतर न लिख के आप लिख लीजिएगा कर्तृवाच एवं कर्मवाच में जो मैंने अंतर लिख दिया आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, कर्तृवाच से कर्मवाच में परिवर्तन करने का नियम। ठीक है, कर्तृवाच से कर्मवाच में परिवर्तन करने का नियम। ठीक है, अंतर हटा दीजिएगा इसे। ठीक है, ये रूल है कि किस तरीके से कर्तृवाच को हम कर्मवाच में बदलते हैं। तो वाच्य यहाँ पे पूर्णतः समाप्त होता है। वाच्य की मैंने परिभाषा बता दी, वाच्य के प्रकार बता दिए। मुख्य रूप से आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य पूछा जाता है, जिनके अंतर भी मैंने आपको बता दिए हैं। जितने उदाहरण मैंने वाच्य से रिलेटेड बताए उन्हें आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना।